नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। रात के 9 बज चुके हैं और न्यूज 24 पर वक्त हो गया है नॉन स्टॉप एट 9 का। सबसे पहले बात टूल किट मामले की। दरअसल कथित टूल किट के मामले में कांग्रेस ने ट्विटर से 11 केंद्रीय मंत्रियों के ट्वीट को भी मैनिपुलेटिव मीडिया का टैग देने की मांग की है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्विटर को चिट्ठी लिख करके बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा की तरह ही कथित टूल किट को शेयर करने वाले 11 केंद्रीय मंत्रियों के ट्वीट पर भी कार्रवाई करने की मांग की है। कथित टूल किट को लेकर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा पर ट्विटर के एक्शन के बाद बीजेपी और केंद्र सरकार ने ट्विटर के खिलाफ अभियान छेड़ दिया। सोमवार की शाम दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ट्विटर के दफ्तर पर दबिश दी। एक टीम लाडो सराय के दफ्तर पहुंची, जबकि दूसरी टीम की दस्तक गुड़गांव वाले दफ्तर में हुई। लाडो सराय के ट्विटर ऑफिस में दिल्ली पुलिस को कुछ भी हासिल नहीं हुआ, क्योंकि दफ्तर बंद था और टीम को बिना किसी जांच के बैरंग लौटना पड़ा। दिल्ली पुलिस के मुताबिक वो ट्विटर के दफ्तर पर नोटिस देने पहुंची थी और ये रूटीन प्रक्रिया है, लेकिन दिल्ली पुलिस के इस एक्शन पर सियासी घमासान और बढ़ गया है। कांग्रेस पार्टी ने अब ट्विटर को चिट्ठी लिखकर केंद्र सरकार के 11 मंत्रियों के ट्वीट्स को मैनिपुलेटेड मीडिया करार देने की मांग की है। It was exposed when Chhattisgarh police lodged an FIR against BJP leaders and its spokespersons. It was exposed when none less than the social media platform Twitter declared the same to be manipulated media. दिल्ली पुलिस ने ट्विटर इंडिया के सीईओ से पूछा कि ट्विटर के पास ऐसी क्या जानकारी है जिसके आधार पर उन्होंने कुछ सोशल मीडिया यूजर्स को, जिन्होंने कांग्रेस के टूल किट को पोस्ट किया था, उन्हें मैनिपुलेटेड मीडिया टैग किया है। स्वाभाविक सी बात है कि ट्विटर के पास जो जानकारी है उन्हें उसे एजेंसी को देना चाहिए, और ट्विटर इंडिया के सीईओ ये नहीं कह सकते कि वो सिर्फ मार्केटिंग और सेल्स के लिए जिम्मेदार है और कंटेंट के लिए नहीं। सीईओ बनने के बाद 2019 में और 2020 में उन्होंने कई मीडिया एजेंसीज को इंटरव्यू में कहा कि ट्विटर कंटेंट रेगुलेट कर रहा है, फ्री स्पीच को प्रमोट कर रहा है, हेट स्पीच को कर्ब करना चाहता है। कांग्रेस ने जिन केंद्रीय मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है उनमें गिरिराज सिंह, पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी, धर्मेंद्र प्रधान, रमेश पोखरियाल निशंक, थावरचंद गहलोत, डॉक्टर हर्षवर्धन, मुख्तार अब्बास नकवी, गजेंद्र सिंह शेखावत के नाम शामिल हैं। कांग्रेस का आरोप है कि ये सभी ट्विटर प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल कर फर्जी टूलकिट के जरिए कांग्रेस के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। इन सबके संबंधित ट्वीट के लिंक भी इस पत्र के साथ संलग्न किए गए हैं। पत्र में कांग्रेस ने ट्विटर के साथ पहले के पत्राचार का हवाला दिया और लिखा कि ट्विटर ने ट्वीट्स के जो यूआरएल मांगे थे वो दिए जा रहे हैं। सुरजेवाला ने ट्विटर के लीड फॉर लीगल पॉलिसी एंड ट्रस्ट एंड सेफ्टी विजया गड्डे और उसके जनरल डिप्टी काउंसिल और वाइस प्रेसिडेंट जिम बेकर को पत्र लिखकर मंत्रियों के खिलाफ कथित तौर पर झूठे और जाली दस्तावेज फैलाने के लिए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। Office in Delhi and Gurgaon. What is the reason thereof? The reason, friends, is simple, and the reason is this: Bharatiya Janata Party is running scared of its lies and fraud getting caught and being branded as manipulated and fraudulent by social media platforms. अगर वो इस प्रकार के बयान पहले अपने इंटरव्यूज में दे चुके हैं, तो अब जब दिल्ली पुलिस उनसे सवाल पूछ रही है तो वो क्यों उससे बचने का प्रयास कर रहे हैं? और अगर कंटेंट पे उनका कोई डिसीजन नहीं है तो पहले उन्होंने किस आधार पर ये बयान दिए? ट्विटर इंडिया को हिंदुस्तान के कानून और हिंदुस्तान के संविधान के अंतर्गत यहाँ पर अपना बिजनेस करना होगा, और अगर यहाँ की एजेंसीज कुछ सवाल पूछती हैं तो उसका जवाब भी देना होगा। ट्विटर के खिलाफ दिल्ली पुलिस के एक्शन के बाद राहुल गांधी ने भी तंज कसा। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, सत्य डरता नहीं। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को अलोकतांत्रिक और निंदनीय बताया। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, ट्विटर के दिल्ली व गुरुग्राम के ऑफिस पर छापा मरवाना भाजपा सरकार की गिरती हुई वैश्विक छवि को और नीचे गिराएगा। ये अलोकतांत्रिक व घोर निंदनीय कृत्य है। भाजपाई अपने ही बिछाए झूठ के जाल में फंस गई है। ये भूल गए कि दाना हर कोई नहीं चुगता। इस बार बहेलिये को चिड़िया ले उड़ी। शिवसेना प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी ट्विटर के खिलाफ दिल्ली पुलिस के एक्शन पर नाराजगी जाहिर की है। प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट किया, यह हास्यास्पद है। दिल्ली पुलिस की जांच उल्टी दिशा में। जिस राजनीतिक दल से फर्जी दस्तावेज पकड़े गए, उस कार्यालय पर छापा मारने के बजाय सबूत मांगने के लिए ट्विटर कार्यालयों पर छापा मारने का विकल्प चुना गया। इस कदम का श्रेय किसे दिया जाना चाहिए, गृह मंत्री या उपराज्यपाल? हर नए दिन के साथ कथित टूलकिट का विवाद बढ़ता ही जा रहा है। सियासी पार्टियां एक दूसरे को कटघरे में खड़ा कर रही हैं।
by giving it labels of toolkits or something else, you're not going to get out of the responsibility. If there is any word, one single word that is against the law, it'll be tested. It'll be tested in a court of law. Who's running away from that? कांग्रेस के इशारे पर जिस तरह झारखंड सरकार ने कफन योजना शुरू की, वो लोगों के बीच में एक दहशत फैलाने के लिए, डर फैलाने के लिए जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, ये कांग्रेस का ही तो टूल किट है कि जब पूरा देश इकट्ठा होकर कोरोना के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ रहा है और उसको हम हराने के लिए एकजुट होना चाहिए, वहां कांग्रेस इस तरह का व्यवहार करके पूरे देश में और दुनिया में भारत की छवि को धूमिल करना चाहती है। मुख्यमंत्री कफन योजना शुरू कर रही है झारखंड सरकार, ये कांग्रेस वहां सहयोगी दल है। किस तरह की बात कर रही, जिस तरह उसने लोगों के बीच में सिर्फ डर पैदा करने के लिए, ये कोई किसी की मदद के लिए योजना नहीं बनाई, ये योजना सिर्फ लोगों के बीच में डर पैदा करने के लिए कांग्रेस के टूल किट का पार्ट है। कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती कैसे हम देश के अंदर में मेडिकल किट खोजें, कैसे देश के अंदर में फाइनेंशियल किट खोजें, देश के अंदर में कैसे हम ब्लैक फंगस की किट खोजें, कैसे हम ऑक्सीजन की किट खोजें, कैसे यहाँ पे जो लोग घरों में बैठे हैं उनके लिए हम फूड किट खोजें, कैसे जो बच्चे घरों में बैठे ऑनलाइन एजुकेशन होगी उनके लिए हम एजुकेशनल किट खोजें। जो किट आपको खोजनी है वो किट आप नहीं खोज रहे हो, जो आपको किट नहीं खोजनी चाहिए थी आप राजनीतिक किट खोजते घूम रहे हो, चारों तरफ राजनीतिक किट खोज रहे हो। कमाल है भाई, ये राजनीतिक किट खोजने का वक्त है कि इस समय आपको कोरोना से लोगों को बचाने का वक्त है। ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ तानाशाही अपनाना चाहती है और देश के अंदर में ध्यान भटकाने का काम करती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इससे पहले सोमवार को छत्तीसगढ़ पुलिस इस मामले में कांग्रेस की तरफ से आरोपी बनाए गए पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के आवास पहुंची, तो वहीं रमन सिंह ने सिविल लाइन थाने के बाहर अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर का विरोध किया। किस प्रकार षड्यंत्र पूर्वक एफआईआर दर्ज किया गया, यानी अजीब बात यह है कि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की जो भूमिका है संदिग्ध रही। पुलिस ने पहले 18 तारीख को एक एफआईआर किया, फिर 19 तारीख को एफआईआर किया और 18 को एफआईआर तो नहीं हुआ मगर शिकायत दर्ज हुई, और उसमें भी जो शिकायत दर्ज होने के बाद जो कार्रवाई हुई उसको मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि डॉक्टर रमन को पुलिस की नोटिस मिलती है, मेरे घर में आके नोटिस देते हैं, नोटिस जो है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं बन सकता, वो चालान का केस डायरी का हिस्सा होता है। दुर्भाग्यजनक बात यह है केंद्र सरकार नहीं चाहती कि राज्य सरकार जांच करे, एनआईए कोर्ट की शरण जाती है। एक तरफ टूल किट के मामले में तुरंत वो ट्विटर कार्यालय पहुंच जाते हैं, लेकिन वर्षों बीत जाने के बाद भी न केंद्र सरकार जांच कर रही न हमें जांच करने दे रही है। सब लोग मानते हैं ये षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र का पर्दाफाश होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग इसमें पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक्सपोज किया कांग्रेस को, ये उस टूल किट का ही एजेंडा है। और कमलनाथ जी जो कि एक बहुत सीजन नेता मानता हूँ मैं उनको, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, कम से कम उन्हें इस महामारी के वक्त देश के साथ खड़ा होना चाहिए। इस प्रकार हल्की राजनीति उनसे अपेक्षा नहीं की जा सकती। कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा रही है वो हमेशा सत्य की विचारधारा रही है, और भाजपा की जो विचारधारा रही है वो झूठ, फरेब और प्रोपेगेंडे की विचारधारा रही है, और उसी को एक्सपोज हमारे वहाँ के छात्र संगठन के नेता आकाश जी ने किया। उनके ऊपर एफआईआर दर्ज भी हुई है, और आप आने वाले समय में देखेंगे कि दूध का दूध पानी का पानी जो है, अगर वो कोर्ट की बात भी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी सब कुछ जो है ऐसा ही होगा। कुछ दिन पहले बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस एक टूलकिट के जरिए पीएम मोदी की छवि को खराब करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ट्विटर ने कथित टूलकिट से संबंधित पात्रा के ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया यानी छेड़छाड़ किया हुआ बता दिया। इसके बाद कांग्रेस ने बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ जालसाजी का मामला भी दर्ज कराया। हालांकि अभी तक पुलिस की जांच पूरी नहीं हुई है, लेकिन बीजेपी इस कथित टूलकिट में खुद ही फंसती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। इधर कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान बुधवार को पूरे देश में काला दिवस मनाएंगे। कांग्रेस समेत 12 विपक्षी दलों ने किसानों के काला दिवस मनाने के फैसले को समर्थन दिया है। किसान संगठनों का यह कहना है कि इस दौरान कहीं भी भीड़ नहीं लगाई जाएगी।
सोमवार को हरियाणा के हिसार में हुई किसान महापंचायत के बाद किसानों का कारवां एक बार फिर दिल्ली बॉर्डर के लिए कूच कर गया, क्योंकि किसानों ने अब केंद्र सरकार के साथ अपनी लड़ाई तेज करने का ऐलान कर दिया है। 26 मार्च को अपने आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर किसान पूरे देश में काला दिवस मनाने जा रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के मुताबिक 26 मई को देश भर में भारत सरकार का पुतला जलाया जाएगा। ट्रैक्टरों और घरों पर किसान काले झंडे लगाएंगे। टिकैत के मुताबिक ये काला दिवस इसलिए मनाया जाएगा क्योंकि केंद्र सरकार किसानों की मांगों को अनसुना कर रही है। सरकार हठधर्मी हो गई है। सरकार का पुतला फूंका जाएगा, भारत सरकार का, और जो काला झंडा है वो मोर्चों के ऊपर लगाया जाएगा, अपने घरों के ऊपर लगाया जाएगा, ट्रैक्टर के ऊपर लगेगा। सरकार हमारी बात नहीं मान रही, नहीं सुन रही, तो इसलिए उसके विरोध में ये सब काम हम करेंगे। पंजाब के पटियाला में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू और उनकी पत्नी ने अपने घर पर काला झंडा लहराकर किसान आंदोलन के साथ एकजुटता का इजहार किया। से निवेदन करूंगा कि वो इस सब कार्रवाई को भी रोक दें, अपने आंदोलन को भी अभी रोक दें, और जब कोरोना से लड़ाई जीती जाए उसके बाद वो अपना आंदोलन दोबारा जारी कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने ऑलरेडी कहा है कि 2 साल तक ये बिल लागू नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट का भी ऐसा ही कुछ आदेश है। तो केंद्र सरकार का निवेदन मानकर, सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानकर फिलहाल इस सारे एजुकेशन को फॉलो अप करें और रोकें। कि सरकार किसानों से बात क्यों नहीं करना चाहती? इतना बुरा वक्त चल रहा है देश का, देश कोरोना काल से जूझ रहा है, लगातार किसानों की मौतें भी हो रही हैं, फिर भी सरकार किसानों से क्यों? इधर वैक्सीन की कमी की वजह से दिल्ली में 18 से 45 साल वालों का टीकाकरण पहले ही रुका हुआ है, तो अब उत्तराखंड में भी वैक्सीनेशन पर ब्रेक लग गया है। हालांकि इस बीच धरती की जन्नत जम्मू कश्मीर में वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो गया है। कल तक जहां पर भीड़ उमड़ती थी, लंबी लंबी कतारें लगती थी, अब उस टीकाकरण केंद्र पर सन्नाटा पसरा है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ शहर में 18 से 45 साल की उम्र वालों का टीकाकरण अभियान थम गया है। टीके की कमी के कारण फिलहाल शहर का वैक्सीन सेंटर भी बंद हो गया है। देखिए, जैसे जैसे दवा की या वैक्सीन की उपलब्धता हमारे पास हो रही है, उस हिसाब से हम सेंटर चला रहे हैं। जैसे अब 7,500 डोज हमारे पास 45 प्लस वालों की आई है, तो इस समय हम 30 सेंटर वैक्सीन उसमें चलवा रहे हैं। और 18 से 45 वाली 44 वाली जो दवा है वो हमारे पास इस समय कल खत्म हो गई है, तो अभी वो वैक्सीनेशन रोक दिया गया है। जैसे ही वो दवा आएगी हम 18 से 44 में निश्चित रूप से चलेंगे। शहर की तरह ग्रामीण इलाके के सेंटर भी वैक्सीन की भारी कमी झेल रहे हैं। पिथौरागढ़ के उपजिला स्वास्थ्य केंद्र धारचूला में भी वैक्सीन की किल्लत के कारण टीकाकरण ठप हो गया है। इस सेंटर पर उन लोगों को वैक्सीन दी जा रही थी जिनकी उम्र 45 साल से ज्यादा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन की दूसरी डोज लेने आए थे, लेकिन उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। लोग इस बात को लेकर भी चिंतित है कि दूसरी डोज लेने में देरी से पहली डोज बेअसर न हो जाए। लोग खुलकर अपनी नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। उनने पहले तो अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी। आज जद्दोजहद करने के बाद जब उनका रजिस्ट्रेशन हो गया है, तो आज यहाँ पे इन लोगों ने सेंटर बंद कर दिए हैं। वैक्सीन की इतनी शॉर्टेज हो गई है कि लोगों को वैक्सीन नहीं लग पा रही है। जिनको पहली डोज लग गई है उनके लिए इन्होंने अवधि बढ़ा दी आगे कि नहीं, अब आप 84 दिन के बाद लगाएंगे। तो ये इस सरकार की बहुत बड़ी विफलता है। जो इतना सीरियस मैटर है कोविड को लेके, आम आदमी की ज़िंदगी को लेके, उसके ऊपर एक खिलवाड़ है, आम आदमी की ज़िंदगी का एक खिलवाड़ है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी वैक्सीन की भारी किल्लत हो गई है। यहाँ एक टीकाकरण केंद्र पर सिर्फ 100 डोज ही दिए जा रहे हैं। ऐसे में ज्यादातर लोगों को मायूस होना पड़ रहा है। मुंबई के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर पर इसका असर साफ दिखाई दे रहा है। मुंबई और महाराष्ट्र में आज भी कोरोना का टीकाकरण धीमी रफ्तार से चलेगा, क्योंकि जो शॉर्टेज है वैक्सीन की वो अभी भी देखी जा रही है। इस वक्त मैं बीकेसी जंबो सेंटर में मौजूद हूं। आपको बताऊं कि आज सिर्फ 100 लोगों को ही यहां पर डोज दिए जाएंगे और मुंबई के जो अलग अलग सेंटर हैं वहां भी सिर्फ 100 डोज एक एक सेंटर पर दिए जाएंगे। यानी समझा जा सकता है कि कितनी बड़ी किल्लत यहां पर वैक्सीन की देखी जा रही है। आपको बताऊं कि आज के दिन सिर्फ जो कोवैक्सीन है उसके सेकेंड डोज ही दिए जा रहे हैं, जबकि जो कोविशील्ड है उसका सिर्फ फर्स्ट डोज दिया जा रहा है। तमाम जो लोग हैं आप देखिए यहाँ पर, मैं बात करने की कोशिश करूंगा। सर, क्या हुआ आपका, मिल रहा है? नहीं बोले, अभी तो 45 बोले थे, अब बोले 84 डेज। तो ये हालांकि कोविशील्ड वाले हैं जिसका समय फिलहाल बढ़ा दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ आपको बताऊं कि महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, उन्होंने भी कहा है कि जून तक
इसी तरीके की शॉर्टेज यहाँ पर देखी जाएगी और उसके बाद ही वैक्सीन सुचारू रूप से लोगों को दी जाएगी। क्योंकि धरती की जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर घाटी में भी 18 से 45 साल के लोगों का टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है। श्रीनगर में रोजाना 15,000 युवाओं को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया। इसके लिए श्रीनगर में 50 से ज्यादा टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 100 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती की गई है। बेस्ट है, आई एम बी हैप्पी। वैक्सीन डोज लग रहा है मेरे को, फर्स्ट डोज है, काफी टाइम से मिल नहीं रहा था, फर्स्ट डोज है, आई एम बी हैप्पी। और लोगों के लिए यही है, सब अपने मास्क पहन के रखे, घर से कम बाहर निकले, सैनिटाइजर साथ में रखे, बार बार यूज़ करिए और बी सेफ। तो अच्छा है सर, ठीक है, होना चाहिए वैक्सीनेशन ड्राइव, इससे हर किसी को होगा वैक्सीनेशन, तभी ठीक होगा कोरोना। टीकाकरण वार्ड के प्रभारी ने दावा किया कि कश्मीर में टीकाकरण की कोई कमी नहीं है और सभी को अपनी जान बचाने के लिए आगे आना चाहिए। अधिकारियों के मुताबिक स्थानीय लोग टीकाकरण अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ड्राइव है, ये स्पेशल ड्राइव है 18 to 44 एज ग्रुप को कवर करने के लिए। इसमें प्रेफरेबली हम उनको वैक्सीन करें जो शॉपकीपर्स हैं, वेंडर्स हैं, होटलियर्स हैं, वेटर्स हैं जो होटल्स में काम कर रहे हैं, एंड जनरल लोग भी जा रहे हैं, उनको भी हम कर रहे हैं। 18 to 44 एज ग्रुप को कवर कर रहे हैं और रिस्पांस काफ़ी अच्छा है। इनिशियली लोगों को पता नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी, रिलक्टेंट थे लोग, बट अब हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस है वैक्सीनेशन को लेकर और काफ़ी लोग जो है आ रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए। 2 दिन पहले ही केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कश्मीरी नेताओं से घाटी में टीकाकरण अभियान को बढ़ावा देने का आग्रह किया था। जितेंद्र सिंह ने आह्वान किया था कि फिलहाल सभी राजनीतिक और वैचारिक मतभेद भुलाकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़े और कश्मीर जैसे स्वर्ग को बचा ले। कोविड से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान में जम्मू कश्मीर में काफ़ी तेज़ी देखी जा रही है। हालांकि कुछ हफ्ते पहले यहाँ जम्मू कश्मीर में टीकाकरण अभियान पर कुछ असर तब पड़ा था जब वैक्सीन्स की किल्लत हो गई थी, लेकिन अब जम्मू कश्मीर को नए वैक्सीन्स की खेप मिल गई है और सभी 20 डिस्ट्रिक्ट्स में टीकाकरण अभियान काफ़ी तेज़ी के साथ शुरू किया गया है। ख़ासतौर पर यहाँ उन लोगों को प्रायोरिटाइज़ किया गया है जिन लोगों को कोविड का संक्रमण होने का सबसे ज़्यादा खतरा है, जिसमें दुकानदार खास तौर पर आते हैं, सब्जी बेचने वाले, दूध बेचने वाले और पत्रकारों की भी इसमें श्रेणी रखी गई है, क्योंकि ये लोग जो है लॉकडाउन के बावजूद निकलते हैं अपना काम करने के लिए और ऐसे में इनके संक्रमण होने का ज़्यादा खतरा है। सभी जम्मू कश्मीर के 20 डिस्ट्रिक्ट्स में आज ये अभियान शुरू किया गया है, जिसके चलते यहाँ श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में भी लोगों की अच्छी तादाद पहुँची है टीका लगाने के लिए। यहाँ सुबह से ही टीका लगाया जा रहा है लोगों को। जम्मू में भी 18 से 45 साल तक की उम्र वालों के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, लेकिन फिलहाल यहाँ खास लोगों को ही वैक्सीन दी जा रही है। प्रशासन ने फिलहाल वकील, पत्रकार और पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों को वैक्सीन देने का फैसला किया है, क्योंकि लोगों के साथ मिलने जुलने के कारण इन्हें ज्यादा खतरा हो सकता है। जम्मू संभाग में जम्मू, कठुआ, राजौरी और उधमपुर जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार सबसे ज्यादा है, लिहाजा फिलहाल इन्हीं जिलों में टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन जल्द ही दूसरे जिलों में भी वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के 8 जिलों में आज से हाई रिस्क ग्रुप के अंदर आने वाले 18 से 45 साल की उम्र के लोगों के लिए विशेष टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। ये देखिए, यहाँ पर जो विशेष जो लोग हैं जो हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए 3 दिनों तक ये है जम्मू कश्मीर के 8 जिलों में ये विशेष टीकाकरण अभियान चलेगा। मेंटली रिटार्डेड देखिए जो चिल्ड्रन हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं ताकि टीकाकरण उनका किया जा सके। इस श्रेणी में जो है वो लोग आएंगे जिनमें ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, जर्नलिस्ट हैं, जो हायर एजुकेशन के एम्प्लॉयज हैं और इसके साथ जो है दुकानदार हैं, रूरल एरियाज के जो डिसेबल्ड पर्सन है, जो विडोज हैं, जो सिंगल मदर है, ऑर्फन है और जो टूरिज्म वर्कर हैं, वो लोग जो है इस कैटेगरी में आएंगे। अब देखिए कि लगातार जो लोग हैं वो आ रहे हैं। आज सिर्फ जो हाई रिस्क कैटेगरी के अंदर जो लोग आते हैं उन्हीं का टीकाकरण होगा। जो विशेष टीकाकरण अभियान जो है वो जम्मू कश्मीर के 8 जिलों में शुरू किया गया है। ये देखिए, लोग दूसरे भी आ रहे हैं, लेकिन जो हाई रिस्क में आएंगे आज उन्हीं का टीकाकरण होगा। जो लोग टीकाकरण करवा चुके हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। टीकाकरण अभियान लगातार हम देख रहे हैं कि देश के कई हिस्सों में चल रहा है। जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो ये आज जो विशेष टीकाकरण अभियान है ये जम्मू कश्मीर के 8 जिलों में खासतौर पर हाई रिस्क जो कैटेगरी के अंदर लोग आते हैं उनके लिए शुरू किया गया है। कैमरामैन तनवीर के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा
न्यूज 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।